बदलते हुए पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य वन लाइनर प्रश्नों का संकलन। जिस तरह से प्रश्न थोड़े से डीप पूछे जाने लगे हैं, है ना, जाहिर सी बात है आपका टीजीटी का पेपर भी वैसा ही आएगा। अगर आपने पीजीटी का देखा होगा तो पेपर मतलब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है बहुत डीप पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस सेट में करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर आपको काफी सारे 100-150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, धर्मवीर भारती के द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि रहे हैं? धर्मवीर भारती, सॉरी, यहाँ पर लिखना है धर्मवीर भारती आज्ञे के द्वारा संपादित, ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है पहले क्वेश्चन में, है ना। आज्ञे के द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि रहे हैं? आज्ञे के द्वारा संपादित किया था दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक। यहाँ पर बस आपको आगे जोड़ लेना है। आगे धर्मवीर भारती की रचना है कुछ चेहरे कुछ चिंतन की विधा क्या है? कुछ भी यहाँ पर लिखने से पहले कि पहले क्वेश्चन में गलती हो गई, कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो जरूर देख लेना, है ना। धर्मवीर भारती की रचना कुछ चेहरे कुछ चिंतन की विधा आपको बताना है, तो निबंध है 1995 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। नारद की वीणा, वत्सराज और गरुड़ ध्वज ये किसकी रचना है? तो ये तीनों जो रचना है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ठीक है, मिश्र की है, याद रख लेना। नारद की वीणा, वत्सराज और गरुड़ ध्वज। आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा महाकाव्य है जो महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है? इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते आज आपको परीक्षा में देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी हम इसी प्रकार के थोड़े डीप क्वेश्चंस को लेके आने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं हमेशा थोड़ा आपको डीप ही पढ़ाती हूँ और कहती भी हूँ कि बेटा आप अपना कंटेंट अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे, आप मूल किताबों को नहीं पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन से अभी समझ लीजिए बहुत दूर रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो महाकाव्य है कालजयी, ये इनकी अपूर्ण रचना है और ये महाभारत के जो पात्र हैं कर्ण और उस पर आधारित है। आगे नीलांबरा नामक रचना किसने लिखी है? तो ये रचना है महादेवी वर्मा की, जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रथम रचना है हिमकिरीटनी। हिमकिरीटनी किस पत्रिका में छपी थी? तो हिमकिरीटनी जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, ये रसिक मित्र 1943 में छपी थी, ठीक है, रसिक मित्र नामक पत्रिका में छपी थी, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य पुरस्कार भी दिया गया था साहित्य अकादमी 1955 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी और 1955 में इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था इसी रचना के लिए। सेतुबंध नामक रचना किसने लिखी है? तो सेतुबंध जो रचना है ये केदारनाथ मिश्र प्रभात की। माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में एक भारतीय आत्मा नागरिक सम्मान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1965 ईस्वी में, ठीक है। एक भारतीय आत्मा नाम से किसको जानते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं, ये भी याद रखना। आगे मौर्य, विजय, दूर्वादल, अनाथ, विषाद और आद्रा ये आदि किसकी रचना है? तो ये सभी जो रचना है वो है सियाराम शरण गुप्त की। जितने भी हमने वन लाइनर प्रश्न आज तक करवाए हैं उसमें सभी में इसी तरह से आपको डीप थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए थे, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनकी पीडीएफ ऐप पर, ठीक है। और ये मौर्य, विजय, दूर्वादल, देखो इसमें विषाद, मौर्य, विजय, है ना, आद्रा, ये सारी रचनाएं हैं जो आपको पीजीटी में भी देखने को मिली हैं। अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद ये सभी उपन्यास किसने लिखे हैं? तो ये उपन्यास है सियाराम शरण गुप्त के। इनकी विधा जरूर याद रख लेना। अंजलि के फूल गिरे जाते हैं ये काव्य रचना किसकी है? तो ये रचना लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 18 दिसंबर 1903 ईस्वी में आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, याद रखना। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वसंत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय वसंत की कोकिला। मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, छोटे भी खद्दर का कुर्ता पेटी से ले आएगा, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। मेरा तो हर काम लंगोटी गमछे से चल जाएगा, चाह नहीं मैं सुरवा लाके गहनों में गूथा जाऊं, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं, ठीक है। चाह नहीं
मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ये किसकी पुस्तक की अभिलाषा नामक इनकी जो काव्य रचना है वहां से रचना पंक्तियां हैं उठाई गई हैं। आर्यवर्त नामक रचना किसकी है? तो ये आर्यवर्त मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। कुणाल वासवदत्ता नामक रचनाएं किसने लिखी हैं? तो ये दोनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की, सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कर्ण और केकई नामक खंड काव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? कर्ण और केकई नामक जो खंड काव्य हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात जी के हैं। आगे श्याम नारायण पांडे ने कितने महाकाव्य लिखे थे? तो श्याम नारायण पांडे ने 4 महाकाव्य लिखे थे और इन चारों का नाम है हल्दी घाटी, जौहर, शिवाजी और तुमुल। ठीक है, चारों महाकाव्य आपको याद रखने हैं। श्याम नारायण पांडे के कौन से महाकाव्य में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का चातुर्य प्रकट किया गया है? तो लक्ष्मण और मेघनाथ आप जानते हैं, आपने जरूर रामायण देख रखी होगी। ठीक है, दोनों का कितना मतलब भयंकर सा युद्ध होता है। तो इसमें तुमुल तुमुल नामक जो रचना है इसमें प्रकट किया गया है। नेक्स्ट है, मैं मैथिली शरण गुप्त जी के सामने महज डिप्टी राष्ट्रवादी हूँ, है ना, ये कथन किसका है? तो ये दिनकर जी का है। दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई है और इन्होंने तब कहा था कि मैथिली शरण गुप्त आप जानते हैं हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं ना, राष्ट्र कवि का दर्जा इनको दिया गया है जो कि इनके भारत भारती के आधार पर दिया गया था। और जब दिनकर जी को ये उपाधि दी गई राष्ट्र कवि की तो उन्होंने कहा तो मैं मैथिली शरण गुप्त जी के सामने तो महज डिप्टी राष्ट्रवादी हूँ। दिनकर जी की किन रचनाओं को लिखने पर ब्रिटिश सरकार ने सरकारी नौकरी से निकाल दिया था? तो हुंकार और रेणुका, इन्होंने देखो ब्रिटिश सरकार ने सरकारी नौकरी से क्यों निकाल दिया? सरकार क्या करती है, सरकार के नौकरी जो कर रहा है ना उन्हें ये लगता है कि इसे तो हमने खरीद लिया है ना। और जब इन्होंने राष्ट्रीय जागृति के लिए ये रचनाएं लिखी हुंकार और रेणुका तो ब्रिटिश सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है ना, ऐसा अब भी होता है। आगे दिनकर की रचना उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1961 ईस्वी है उर्वशी का प्रकाशन वर्ष। दिनकर जी को एक नहीं बल्कि भाषा, गद्य, पद्य व हिंदी भाषा की सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये हरिवंश राय बच्चन ने कहा था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक मिला था इनको, द्वितीय हिंदी साहित्य में द्वितीय जो पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दिनकर जी को मिला है। आगे हम ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो ये उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई थी और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जो कि हिंदी साहित्य में द्वितीय नंबर का था। मेरा जन्म अमृतसर के जिस तंग गली में हुआ है वहां ताजी हवा तक तो पहुंच नहीं पाती थी। ये किसने अपने जन्म स्थान के बारे में लिखा है? तो ये मोहन राकेश ने लिखा है। ठीक है, मोहन राकेश ने लिखा है, ये अच्छे से याद रख लेना। दिनकर की किस रचना में चीन के युद्ध का वर्णन है? 1962 ईस्वी में चीन का युद्ध हुआ था, भारत चीन का। ठीक है, तो ये चीन के युद्ध का वर्णन है जिसमें भारतीय राजनीति की पोल खोली गई है। तो ये परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा नामक रचना इन्होंने लिखी थी। आगे है, और इन्होंने एक रचना कहा भी था जवाहरलाल नेहरू के लिए उस वक्त कहा था कि बंद कमरों में बैठ करके हुक्म लिखता है। ठीक है, बंद कमरे में बैठकर हुक्म लिखता है। स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बच्चे अकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। पंक्तियां भी किसकी हैं? दिनकर जी की ये पंक्तियां हैं। स्वानों यानी कि कुत्तों को तो दूध भात मिलता है लेकिन जो भूखे बच्चे हैं, भूख से बच्चे अकुला रहे हैं, परेशान होते रहते हैं, उनको खाना तक नसीब नहीं होता। आगे कुमकुम रश्मि रेखा नामक क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में अभी। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, हम विस्पाई, जन्म के, ये सभी रचना किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई हैं। मोहन राकेश की कौन सी कहानी पर प्रसिद्ध हिंदी फिल्म हिना बनी है? हिना नामक फिल्म शायद आपने जरूर देखी होगी, है ना। हिना फिल्म बनी थी। इसका एक गाना भी बड़ा मशहूर है, शायद आप जानते होंगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, है ना, ये आपने सुना होगा। तो हिना फिल्म का गाना है और ये मलबे का मालिक नामक जो कहानी लिखी थी मोहन राकेश ने उस पर बनी हुई है। ये कहानी भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है जिसमें ऋषि कपूर होते हैं और ऋषि कपूर वहां पर मतलब घायल हो जाते हैं और घायल होने के पास वो घायल होने के साथ ही वो कहाँ पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान की सीमा में, है ना, जहाँ पर उन्हें जो एक छोटा सा गांव है वो उनकी बहुत मदद करता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये भारत से आए हुए मतलब मरीज हैं तो वो उन्हें उनके देश भेजने की बात करते हैं। ठीक है, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई है, ये कहानी याद रख फिल्म। आगे है, भारतेंदु की पत्रिका है कवि वचन सुधा से भारतेंदु युग का प्रारंभ तथा सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से भारतेंदु युग की समाप्ति किसने मानी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, कवि वचन सुधा का जो प्रकाशित हुई थी 1868 में हुई थी और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 में।
यानी कि ये जो समय माना है ना भारतेंदु काल का, वो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। सिपाही की माँ, ये एकांकी किसने लिखी है? तो मोहन राकेश की एकांकी है सिपाही की माँ। एक और इनकी एकांकी मिलती है जिसका नाम है अंडे के छिलके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना में लिखा कि हिंदी सन 1873 में नई चाल में ढली? तो ये कालचक्र नामक पुस्तक में इन्होंने लिखा था। भारत मित्र पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे रुद्र दत्त शर्मा। ठीक है, रुद्र दत्त शर्मा भारत मित्र पत्र के संपादक थे। पत्रकारिता के सभी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, मतलब हिंदी पत्रकारिता मैंने करवा दी है, नहीं देखी हो तभी करवाई थी 4-5 दिन पहले। देख लेना जरूर वीडियो सारी। अगर आपको कुछ वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर लिख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी रचना है जो सर्वप्रथम लिखी गई थी? तो ये विद्या सुंदर है, जो कि 1868 ईस्वी में, ये सबसे पहली इनकी अनुदित रचना है। ठीक है, ये सबसे पहली इनकी अनुदित नाटक है, ये विद्या सुंदर, याद रखना। ये चौर पंचासे का जो बांग्ला नाटक था उसे ये हिंदी में अनुवाद किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी पत्रिका है जो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों रूपों में प्रकाशित हुई? कवि वचन सुधा का इतनी ज्यादा डिमांड थी जो 1868 में निकली थी। पहले ये मासिक, मतलब एक महीने में एक बार आती थी, फिर इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो ये 15 दिन में प्रकाशित होने लगी। फिर और ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से इसे एक सप्ताह में डिमांड जो है निकालने लग गए थे। ठीक है, सतयुग के लोग, सतयुग के लोग, ये रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 15 सितंबर 1927 ईस्वी में ये बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखना है इनका सभी का जन्म मृत्यु आपको याद रखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए 2 उपन्यास हैं, और ये 2 उपन्यास कौन से? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। ठीक है, हरिश्चंद्र जी ने केवल यही 2 उपन्यास लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बद्री नारायण प्रेमघन, जो कि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। मैं बार बार आपको बोलती हूँ भारतेंदु मंडल के सभी कवि आपको याद रखने हैं, और द्विवेदी युग के भी। 2 दिन पहले ही करवाया था और आज द्विवेदी युग का कवि पूछा भी गया था, है ना। इजी है वैसे ये क्वेश्चन। बद्री नारायण प्रेमघन का जो जीर्ण जनपद रचना है, इस पर किसका प्रभाव देखा जा सकता है? तो गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का। ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ का डिजर्टेड विलेज नामक इन्होंने रचना लिखी थी। डिजर्टेड विलेज का मतलब होता है, डिजर्टेड यानी कि रेगिस्तानी, और विलेज यानी कि गांव। ठीक है, मरुस्थलीय गांव, इसका ये अर्थ है। लेकिन जीर्ण जनपद नाम से इन्होंने ये हिंदी में अनुवाद इसका किया है। आगे सन 1912 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो ये बद्री नारायण प्रेमघन को किया गया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी क्लास तो आपको देखनी ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके और उनको फ्री में इतना सारा अच्छा मैटर मिल सके। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब गरबा लगा में, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पंक्तियाँ लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र कविता में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? तो ब्रह्मन उपनाम का प्रयोग करते थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण थे, इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका भी निकाली थी, और ये ब्रह्मन उपनाम का प्रयोग भी करते थे। हिंदुस्तान के कट्टर समर्थक कौन थे? तो ये प्रताप नारायण मिश्र थे। आगे उड़े हुए रंग, कच्ची सड़क, अंधेरे पे अंधेरा, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखे हैं सारे उपन्यास। ठीक है, इनके उपन्यास और भी हैं, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। ठीक है, ये उपन्यास भी इनके देखने को मिलते हैं। लेकिन ये उड़े हुए रंग, कच्ची सड़क, ये थोड़े से नए हैं, वो मैं पहले बहुत बार करवा चुकी हूँ। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1883 से कानपुर से शुरू हुआ था। आगे गो संकट, कली कौतुक, हटी हमीर और भारत दुर्दशा नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? किस विधा में है? ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि नाटक विधा में है। अब आपको ये दिमाग में ये आएगा कि भारत दुर्दशा तो मैम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि भारत दुर्दशा जो नाटक है ये उनका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भारतेंदु जी का, लेकिन ये प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखा है। ठीक है, और ये लास्ट यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया था। आगे अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि बायरन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया था, याद रखिएगा, जो कि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास जी किस पत्रिका का संपादन कार्य करते थे? ये वैष्णव पत्रिका का करते थे, जो कि 1881-82 में इन्होंने संपादन इसका किया था। 1881 ईस्वी में निस्सहाय हिंदू नाम से सामाजिक उपन्यास किसने लिखा है? तो ये राधा कृष्ण दास ने लिखा था, निस्सहाय हिंदू के नाम से।
अंबिका दत्त व्यास जी ने काशी से कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो ये निकाली थी पीयूष प्रभा। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास ने काशी से पीयूष प्रभा नामक पत्रिका निकाली थी। भारत जीवन पत्रिका को प्रकाशित किसने करवाया था? तो ये करवाया था सुधांकर द्विवेदी ने। ठीक है, पत्र पत्रिका सारे आपको पढ़ने हैं, तो आप कुछ वीडियोस को स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपको हिंदी पत्रकारिता नामक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आगे केटो वृत्तांत नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाबू तोताराम ने लिखा है केटो वृत्तांत। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी 1870 ईस्वी में, काशी के अंदर की थी। ठीक है, आगे हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वारा ला खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का सर्वाधिक महत्व है, ये कथन किसका है? प्रथम 2 दशकों की बात हो रही है, यानी कि 1900 से लेकर के 1901 से लेकर के 1920। ठीक है, ये हो गए 2 दशक और ये है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग में आप जानते हैं हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वारा ला खड़ा करने वाले इन 2 दशकों का सबसे ज्यादा महत्व है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आगे हिंदी के प्रथम आचार्य की उपाधि खड़ी बोली में प्राप्त करने वाले कवि कौन है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रथम आचार्य की उपाधि इनको मिली है, हिंदी में खड़ी बोली में प्राप्त करने वाले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सरस्वती के संपादक ये कब बने थे, है ना, कब से इन्होंने शुरू किया था? तो 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने संपादन कार्य किया था सरस्वती पत्रिका का। ठीक है, 1903 वाला ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, बहुत इजी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनका रिवीजन नहीं होता अच्छे से, है ना। और रिवीजन आपको करना है तो आप हमारे साथ में जुड़िए और फिर देखना, आपको क्वेश्चन कहीं भी निकलना नहीं पॉसिबल होगा। द्विवेदी युग को समस्या प्रबंध काव्य का युग किसने कहा है? तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है, द्विवेदी युग को समस्या प्रबंध काव्य का युग कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये चिंतामणि घोष हैं। ठीक है, वैसे तो इसे मतलब चिंतामणि घोष को सबसे पहला संपादक के संस्थापक के रूप में अगर मूल संस्थापक माने तो इन्हीं का सुझाव था, लेकिन ये सरस्वती पत्रिका के कई संपादक रहे हैं, संपादक भी कई रहे और संस्थापकों में भी कई लोग शामिल हैं, है ना। और ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आपको पता है सरस्वती के बारे में जितना आप जानते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना रिवाइज के लिए। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक किसे माना जाता है? तो ये श्याम सुंदर दास जी को माना जाता है प्रथम संपादक, जो कि 1900 ईस्वी में बने थे और 1900 से 1902 यानी कि दिसंबर, है ना, लास्ट दिसंबर तक 1902 तक ये रहे थे। फिर 1 जनवरी 1903 से जो इसका कार्यभार है वो संभाल लिया था किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। श्रीधर पाठक की प्रथम मौलिक रचना कौन सी है? तो ये इनकी कश्मीर सुषमा है, जो कि 1904 ईस्वी में लिखी थी। इससे पहले इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी वो सभी इनकी अनुदित रचनाएं थी। श्रीधर पाठक ने अपनी किस रचना में बालिकाओं को देवी का रूप बताते हुए सामाजिक संस्थाओं एवं पुराने विचार के पुरुषों का उल्लेख करते हुए दानव तक कह डाला है? तो ये बाल विधवा नामक रचना में कहाँ है? ठीक है, श्रीधर पाठक ने जो इनकी बाल विधवा रचना है उसमें बालिकाओं को देवी का रूप बताया है और सामाजिक संस्था और पुराने विचार के जो पुरुष हैं उनको दानव कह दिया है। आगे गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट। हर्मिट का अर्थ होता है, देखो मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर्मिट बोलते हैं इंग्लिश में और साधु बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हर्मिट का अर्थ होता है साधु। इसका खड़ी बोली में किस शीर्षक से अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने किया है? तो ये किया था एकांतवासी योगी नाम से, जो कि 1886 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे भूल जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये खुंटियों पर टंगे लोक के लिए, जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था। काव्य मंजूषा और सुमन, ये दोनों काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, काव्य मंजूषा और सुमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महावीर प्रसाद जी ने किस रचना को लिखकर तत्कालीन समाज के बीभत्स परंपरा व रूढ़ियों पर कुठाराघात किया है? तो ये सरगऊ नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, ये महावीर प्रसाद जी ने ये रचना लिखी है, सरगऊ नरक ठिकाना नहीं। और ये किस नाम से लिखी थी? कल्लू अल्लाहित के नाम से लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये उस समय के समाज के बीभत्स परंपरा और रूढ़ियों पर कुठाराघात किया है। बुद्ध की करुणा और सत्यवादी गौरव, ये दोनों एकांकी संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के हैं, बुद्ध की करुणा और सत्यवादी गौरव। हिंदी कालिदास की समालोचना नामक रचना किसने लिखी है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। हरिऔध जी के प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण का कब से कब तक का वर्णन किया गया है?
ये बचपन से लेकर ये 1914 में प्रकाशित हुई थी, है ना, 1914 में, जिसके अंदर 17 सर्ग हैं और ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का, है ना, आधुनिक युग का। तो ये बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक इनका वर्णन है, 1914 में ये प्रकाशित हुआ था। बचपन से लेकर यानी कि इनके बचपन से लेकर के मथुरा चले गए थे जब, है ना, अक्रूर जी इनको लेने के लिए आए थे और ये चले गए थे, फिर वापस लौटकर नहीं आए। इस रचना को हिंदी महाकाव्य का माइलस्टोन कहा जाता है, तो ये प्रिय प्रवास को कहा जाता है, जो कि हरिऔध जी की रचना है। द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति रह चुके हैं? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, ठीक है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हरिऔध जी की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये कृष्ण शतक है, जो इनकी प्रथम रचना इन्होंने लिखी थी 1882 ईस्वी में, ठीक है। ये सबसे पहली रचना है। हरिऔध जी की 4-5 रचनाएं आज मैचिंग के तौर पर पूछी गई थी। आगे गया प्रसाद शुक्ल जी हास्य विनोद पूर्ण रचनाओं के लिए किस उपनाम का प्रयोग करते थे? तो अलमस्त नाम का प्रयोग करते थे, है ना, इस पर हम बात कर चुके हैं। हमने बताया था कि गया प्रसाद शुक्ल जी 4-5 उपनामों का प्रयोग करते थे, 4 उपनामों का, त्रिशूल, तरंगी, स्नेही और अलमस्त, ठीक है। अलग अलग प्रकार की रचनाओं के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग। ये सब आप कंटेंट जो हमने पढ़ाया है उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। अगर आपको वाकई में ही टीजीटी में सिलेक्शन लेना है ना, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो जितना भी हमने हिंदी साहित्य का फ्री कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस को देख डालिए, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर देखना आपको खुद में ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप आराम से पेपर को निकाल सकते हो। काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, चाहे अपनी कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ी हो। मैथिली शरण गुप्त ने पौराणिक खंड काव्य के आधार पर कौन सी रचनाएं लिखी हैं? तो ये सब डिटेल में आपको पता होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने रामायण के आधार पर, महाभारत के आधार पर, पौराणिक खंड काव्यों के आधार पर, ठीक है, और जैसे बुद्ध धर्म के आधार पर, अलग अलग धर्मों के अलग अलग आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर रचनाएं लिखी थी। वो सब हमने पूरा विभाजित करके आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये जयद्रथ वध, शकुंतला और पंचवटी, ये तीनों रचनाएं हैं जो पौराणिक खंड काव्य पर आधारित हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को दद्दा उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं दद्दा उपनाम से। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं अंजलि और अर्घ्य, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये सब डिटेल में आपको पता होना चाहिए, है ना। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है जो भाग्यवाद पर आधारित है? तो ये चंद्रहास है, जो भाग्यवाद पर है। गुप्त जी की किस रचना को शोक गीतों का संग्रह भी कहा जाता है? तो उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास है, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई थी, और ये शोक गीतों का संग्रह इसे कहते हैं। साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है, ये कथन किसका है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है, ठीक है। साकेत को केवल साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ था, जो कि उर्मिला के जीवन पर आधारित है। लक्ष्मण और उर्मिला, ठीक है, इसमें 12 सर्ग है, टोटल 12 इसमें सर्ग है। नवम और दसम जो सर्ग है वो उर्मिला के जीवन पर, वियोग पर आधारित है ना। और इसे ये जो पंक्ति है वो नंदलाल वाजपेयी जी की है। आगे गुप्त जी को आधुनिक काल में खड़ी बोली का तुलसीदास किसने कहा है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं, ठीक है। गुप्त जी को यानी कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल में खड़ी बोली का तुलसीदास कहते हैं। भारत भारती की लोकप्रियता, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कथन है। आनंद की टोकरी नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है लोचन प्रसाद पांडे जी ने, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वैसे तो ये वाली तो मिल जाएगी आपको कहाँ पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको हिंदी साहित्य के सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर 5000 इसी प्रकार के वन लाइनर प्रश्नों को करना है तो 99 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिलेगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। और इसका सीधा प्रोसेसिंग है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए लिंक पिन रहती है, उस पर आप बस क्लिक कीजिए और वहां से जाकर के आप ले सकते हैं, है ना। और इतनी डीपली अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स लेने हैं ना, तो भी आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं अपने घर पर, या पीडीएफ भी ले सकते हैं। वो पीडीएफ आप पढ़िए, फिर आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा, है ना, याद हो जाएगा सब कुछ। अतिशयोक्तिपूर्ण नामक रचना किसकी है? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है, अतिशयोक्तिपूर्ण। आगे राक्षस, चेहरे, त्रिकोण का चौथा कोण, है ना। त्रिकोण में वैसे तो 3 ही कोण होते हैं, लेकिन ये रचना का नाम है त्रिकोण का चौथा कोण। रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, बेटों वाला बाप, बाढ़ का पानी, ये सभी नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये नाटक हैं सारे डॉक्टर शंकर शेष के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट, कौन से कवि हैं जो राजा रवि वर्मा के बनाए गए चित्रों के आधार पर अपनी कविता लिख दिया करते थे? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर हैं। नाथूराम शर्मा शंकर को याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। नाथूराम शर्मा शंकर ने बाल विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार के बारे में जिक्र अपनी किस रचना में किया है?
तो ये किया है गर्वरंडा रहस्य में, ठीक है, गर्वरंडा रहस्य में किया गया है। कौन से कवि हैं जो दीन उपनाम से ब्रजभाषा की कविताएं लिखा करते थे? तो लाला भगवान दीन, ठीक है, दीन उपनाम का प्रयोग करते थे ब्रजभाषा की कविताएं लिखने के लिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे? ये जकी उपनाम का प्रयोग करते थे, है ना, इनका भी बता दूं साथ में, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इनके गुरु थे कौन? नवनीत चतुर्वेदी, ठीक है, नवनीत चतुर्वेदी हैं। सत्यनारायण कवि रत्न को कवि रत्न की उपाधि किस रचना से मिली थी? सत्यनारायण इनका नाम है, और कवि रत्न की इनको उपाधि मिली थी किस रचना के लिए? हृदय तरंग नामक जो रचना है 1909 में प्रकाशित हुई थी, इसके लिए उपाधि इनको दी गई थी कवि रत्न की। 1931 से 1941 यानी कि 10 साल तक वानर पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया है भाई राम नरेश त्रिपाठी जी ने, ठीक है। आगे राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है जिसको संपूर्ण भारत की झांकी प्रस्तुत करने वाली रचना कहा जाता है? तो संपूर्ण भारत की झांकी प्रस्तुत करने वाली रचना है इनकी मिलन, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे पूजा फूल, प्रेम बंधन, कानन कुसुम और आंसू, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है। याद रखना, पूजा फूल, प्रेम बंधन, कानन कुसुम, आंसू, ठीक है। आंसू नामक रचना जयशंकर प्रसाद की भी आप जानते हैं, कानन कुसुम भी है, और इनकी भी रचनाएं मुकुटधर पांडे जी की भी। तक्षशिला नामक महाकाव्य को किसने लिखा है? तो तक्षशिला नामक जो महाकाव्य ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक युग का चारण किसे कहा जाता है? तो ये श्यामनारायण पांडे को कहते हैं आधुनिक युग का चारण। चारण कहने के पीछे का ये है कि जो आदिकाल की जो हमारी रासो काव्य हैं वो लिखे हैं चारण कवियों ने, ये कहा जाता है। और आधुनिक युग का चारण यानी कि जो इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं श्यामनारायण पांडे ने, आधुनिक युग में इन्होंने वीर रस से संबंधित महाकाव्य लिखे हैं, हल्दी घाटी वगैरह, जौहर, हल्दी घाटी, तो इसलिए इनको चारण कहा जाता है। श्यामनारायण पांडे का हल्दी घाटी नामक महाकाव्य कितने सर्गों में लिखा गया है? तो ये 17 सर्गों में लिखा गया हल्दी घाटी, ठीक है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो हल्दी घाटी, उसका हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि महाकाव्य में इन्होंने लिखा है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान पर आधारित कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? तो ये जौहर लिखा गया है, जो कि श्यामनारायण पांडे का ही है। आपको ये क्वेश्चन आज के कैसे लगे हैं जरूर बताना मुझे कमेंट में, है ना, ताकि और आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेके आ सकें। जब परमात्मा पर आत्मा की छाया और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, या जिस कविता में दिखाई पड़ने लगे, तो उसे छायावाद कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, और ये 100% सही है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है जब परमात्मा पर आत्मा की छाया और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लग जाए तो उसे छायावाद कहा जाता है। छायावाद आधुनिक धार्मिक पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर देवराज का कथन है, ठीक है, जिन्होंने छायावाद का पतन नाम से भी रचना लिखी थी। प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? छायावाद के प्रवर्तक के रूप में लोग अलग अलग मानते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी ने किसको माना है? प्रभाकर माचवे को। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई थी, सावन पंचक, ठीक है। ये सारे जो कवि थे ना हमारे, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, वो सब पहले ब्रज भाषा में ही रचनाएं कर रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन बाद में द्विवेदी जी के प्रेरणा से, मतलब उनके ज्यादा प्रेरित करने से सब लोग खड़ी बोली में लिखने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये भारतेंदु पत्रिका में 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, सावन पंचक, ठीक है। 1907 भी आपको कहीं कहीं इसको देखने को मिलेगा। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कामायनी को इन्होंने मनोविज्ञान के ट्रीटाइज कहा है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य किसने कहा है? तो हरदेव बहारी ने कहा है, ठीक है। कामायनी के लिए हमें कम से भी कम 30-40 कथन है जो देखने को मिलते हैं, और ये सब मैं आपको अलग से करवा चुकी हूँ, है ना। आगे, हाँ, यदि छायावाद के नाम से एक वाद ना चल गया होता तो पंथ स्वच्छंदता के स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण अपने किस उपन्यास में किया है? तो विधवा विवाह की समस्या का जो चित्रण है वो प्रेमा में किया है, ठीक है। प्रेमा इसका हिंदी नाम है, इसके हिंदी और उर्दू के सारे नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। विराटा की पद्मिनी किसका उपन्यास है? विराटा की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा का विराटा की पद्मिनी। नेक्स्ट है पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा किस उपन्यास में लिखी गई है? तो ये मेला आंचल में रखी गई है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है।
और यहीं से ही आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत होती है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? तो द्विवेदी युग से माना जाता है हिंदी कहानी का उद्भव। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम हिंदी कहानी किसे माना है? तो इंदुमती को माना है, जो कि 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है, जिसको प्रथम कहानी इन्होंने माना है, याद रखना। आगे, कानों में कंगना और बिजली किसकी कहानी है? फिर राधिका रमन प्रसाद की कहानियां हैं दोनों ही, कानों में कंगना और बिजली, याद रखना। राखी बंद भाई, ये किसकी कहानी है? तो वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है, राखी बंद भाई। पुरोहित का आत्मत्याग के कहानीकार कौन है? तो ये माधव प्रसाद मिश्र हैं। पुरोहित का आत्मत्याग नाम से इन्होंने कहानी लिखी है। रक्षाबंधन किसकी कहानी है? तो ये विशंबर नाथ शर्मा की कहानी है। ठीक है, विशंबर नाथ शर्मा की कहानी है। कहानी अगर पूछ लिया जाए तो किसकी है? रक्षाबंधन तो विशंबर नाथ शर्मा की है। जबकि हरिकृष्ण प्रेमी की रचना भी मिलती है रक्षाबंधन नाम से। ठीक है, किस कहानीकार को कहानी सम्राट कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट दोनों ही कहा जाता है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये तीन कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। उसने कहा था, ये तीन ही कहानियां लिखी थी गुलेरी जी ने अपने पूरे जीवन काल में, और ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो है ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक किसे माना जाता है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा को माना जाता है ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक। ठीक है, और ऐतिहासिक नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। लिली, सखी और सुकुल की बीवी नामक कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो निराला जी ने लिखी हैं ये सारी कहानियां, लिली, सखी और सुकुल की बीवी। जय पराजय में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। जय पराजय में यहाँ पर योजक चिन्ह आ जाएगा। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, गौशाला यानी कि गायों के लिए, शाला यहाँ पर घर, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो ये बहुब्री समास है। पतझड़, पतझड़ का नाम आते ही पतझड़, है ना, पत्तों का झड़ना, एक हमारी जो ऋतु है उसका नाम है ये, इसीलिए बहुब्री समास होगा। नीलो उत्पलम में कौन सा समास है? तो एक कर्मधारी का समास हो जाएगा। व्याकरण के भी हम कुछ क्वेश्चन इसी में ऐड किया करेंगे, है ना। आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, हाइप कर देना, हाइप जरूर कर दिया करो, है ना। जो आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट है ना, ये बहुत काम का है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, उतना ही अच्छा आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है ना। सारा हिंदी साहित्य की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसके अलावा हमारी यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।